हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक माइंड ब्लोइंग मूवी इंटरस्टेलर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है, जिसने कई अवार्ड्स भी हासिल किए। और इसकी शोहरत की वजह इसका प्लॉट है, जो इतना दिमाग घुमा देने वाला है कि कहीं लोगों के सर के ऊपर से गई है ये मूवी। लेकिन फिकर नॉट, हम हाजिर हैं आज इसी को आसान बनाकर एक्सप्लेन करने के लिए। पर दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पे बहुत मेहनत लगी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी को, जो किसी दुर्घटना के बारे में बता रही होती हैं। और फिर वो अपने फादर का जिक्र करती हैं कि वो एक किसान थे, जैसे कि उस समय पे सभी किसान हुआ करते थे, लेकिन उनकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। यही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पायलट कूपर को, जो किसी मिशन को पूरा करने के लिए जान लगा रहा होता है, पर एंड में क्रैश हो जाता है और फिर आंख खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, कूपर सपना देख रहा था अपने साथ हुए एक हादसे का। वो पहले नासा का एक पायलट था, पर अब सिर्फ एक किसान होता है। फिर दोबारा उस ओल्ड लेडी को हम देखते हैं, जो बताती है पहले हमारे पास गंदम की फसल थी, पर हमें उसे जलाना पड़ा क्योंकि वो सड़ रही थी। इस तरह सारी फसलें सड़ गई थी, बस कॉर्न ही बचा था। फिर हम कुछ और बूढ़े लोगों को देखते हैं इंटरव्यू में उसी दुर्घटना के बारे में बताते हुए। दरअसल दोस्तों ये सब लोग इसी मूवी के यंग कैरेक्टर्स हैं, जो इसको कई सालों बाद बयान कर रहे हैं। तो पहले मूवी जान लेते हैं, फिर आपको सब समझ आ जाएगा कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कूपर अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा होता है। कूपर अपने दो बच्चे मर्फ एंड टॉम के साथ रहता है, और इनके साथ उसके फादर इन लॉ भी रहते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ की किसी बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। दोस्तों ये लोग 2067 यानी 2067 के एरा में होते हैं, जहां दुनिया की हालत बहुत खराब है। लोगों के पास खाने को नहीं है, क्योंकि किसानों के पास ना कोई ढंग से खेती हो पा रही है, ना सालों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अनाज ही नहीं उग पा रहा। और इंसान के पास अनाज ही ना हो तो फिर दुनिया के सभी शौको आराम किस काम के। और इन दिनों मिट्टी के रेतीले तूफान आना तो मानो आम सी बात हो गई है, जिसकी वजह से हर तरफ मिट्टी फैली रहती है और फसलें भी तबाह होती रहती हैं। इसीलिए कूपर भी अब अपनी फैमिली के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ खेती बाड़ी कर रहा होता है। फिर कूपर इन्हें स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ उनके प्रिंसिपल ने उसे मिलने भी बुलाया होता है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक ड्रोन उड़ता दिखता है, जिसे कूपर पहचान लेता है कि वो इंडियन ड्रोन है, जो हमारी तरह ही चांद के मिशन पर गया था। और वो उसे हैक करके नीचे जमीन पर उतार लेता है, क्योंकि उसके सोलर पैनल से पूरे गांव की बिजली का मसला हल हो सकता था। उसे ये तो समझ नहीं आता कि वो अचानक 10 सालों बाद नीचे क्यों आया। पर फिर वो उसके सोलर पार्ट्स निकाल कर स्कूल की तरफ बढ़ जाता है, जहां प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि मर्फ पढ़ने में बहुत ज़हीन है और टॉम एक एवरेज स्टूडेंट है। इसलिए वो लोग टॉम को आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते, जिस पे वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद एक पढ़ा लिखा ज़हीन नासा का पायलट रह चुका होता है और चाहता है कि उसके बच्चे भी आगे पढ़ें और तरक्की हासिल करें। पर प्रिंसिपल समझाते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है, और इस दुनिया में अभी उन्हें इतने पढ़े लिखे नौजवानों से कहीं ज़्यादा किसानों की ज़रूरत है। और टॉम खेती बाड़ी में काफ़ी अच्छा होता है। फिर वो मर्फ की बात करते हैं कि वो बाकी स्टूडेंट से लड़ती रहती है फिजिक्स की किताब में लिखी कहानियों पर। दरअसल दोस्तों उसमें मर्फ के फादर यानी कूपर और उसके साथियों की कहानी होती है कि किस तरह वो लोग चांद पर गए थे, पर मिशन फेल हो गया था। लेकिन अब स्कूल वालों ने वो बुक चेंज कर दी होती है न्यू वर्जन के साथ, जिसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उनका मानना है ये सब झूठ है और अभी बच्चों को चांद पे जाने के लिए मोटिवेट नहीं करना, यहाँ अनाज की समस्या सुलझाने में लगाना है। जिससे वो फिर गुस्सा होता है और दोनों को स्कूल से उठवा लेता है। घर आने पर मर्फ कूपर को बताती है कि उसके रूम की बुक शेल्फ से काफी बार बुक्स खुद ब खुद गिरती रहती हैं। वो मानती है कि वहाँ कोई भूत है, यहाँ तक कि वो कहती है कि वो भूत कोई और नहीं, मुझे लगता है आप ही हो। पर कूपर कहता है कि साइंस ये सब नहीं मानती, और अगर तुम्हें इस पे काम करना है तो साइंस की तरह हर एक चीज रिकॉर्ड करो, उस पे वर्क करो और थ्योरी बनाकर प्रूफ करो। इसीलिए उसने मोर्स कोड में एक थ्योरी भी बनाई होती है। अब दोस्तों ये मोर्स कोड साइंटिफिक डेटा लिखने की एक भाषा है, लेकिन कूपर कहता है बुक शेल्फ्स कभी बातें नहीं करती, और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं वो सब लोग एक बेसबॉल मैच देखने गए होते हैं, जहां अचानक सायरन बज जाता है। वो सायरन इस बात का संकेत था कि मिट्टी का तूफान तेजी से आ रहा है।
सब लोग घरों में चले जाएं। फिर सब भागते हैं घर की तरफ और कूपर घर जाते ही बच्चों से पूछता है, तुम लोगों ने अपने रूम की खिड़कियां बंद रखी हैं ना? जिस पे मर्फ को याद आता है कि वो बंद करना भूल गई थी। फिर कूपर भागकर जब रूम में जाता है तो पूरा रूम धूल से भर चुका होता है। वो खिड़की तो बंद कर देता है पर उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है जहाँ कुछ अजीब सा पैटर्न बना होता है, मिट्टी से ही जैसे कुछ लिखा हो। मर्फ को तो वो भूत ही लगता है पर कूपर मर्फ को आज रात टॉम के कमरे में सोने का कहता है और फिर पूरी रात बैठकर उस पैटर्न को समझने के लिए देखता रहता है। और सुबह जब मर्फ कमरे में आती है तो वो उसे बताता है कि उसने रात भर जागकर इस पैटर्न को क्रैक कर लिया है। उसे पता चल गया है कि ये कोई भूत नहीं, ग्रेविटी है और ये मोर्स कोड नहीं, बाइनरी कोड में कुछ लिखा है। अब दोस्तों, बाइनरी कोड को समझाऊं तो यूं समझें मशीनों से बात करने की भाषा। जिस तरह हम कुछ लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट्स या न्यूमेरिक ऑर्डर में, इसी तरह हमारे कंप्यूटर्स, फोन्स, मशीन्स सब कुछ प्रोग्राम किया गया है बाइनरी कोड्स में। वो मर्फ को ये प्रूफ करने के लिए सिक्का हवा में उछालता है जो ठीक उसी लाइन पर आके गिरता है जिसका मतलब उस रूम की ग्रेविटी फोर्स बहुत ज़्यादा थी। जब भी बुक्स भी गिर जाया करती थी। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर 1 और 0 यानी शून्य का यूज़ होता है कोई भी मैसेज समझाने के लिए। फिर कूपर जब और दिमाग लगाता है तो उसे समझ आता है कि मिट्टी से बनी मोटी डंडी का मतलब 1 है और पतली डंडी का मतलब 0 है और ये मैसेज नहीं, एक जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं यानी एक एड्रेस। फिर मैप में देखकर वो उस जगह का पता लगा लेता है और उसी वक्त उस जगह के लिए निकल जाता है। यहाँ वो मर्फ को तो साथ नहीं लाया होता पर वो गाड़ी में छुपकर साथ आ जाती है। फिर दोनों जैसे ही उस जगह पहुँचते हैं वहाँ एक गेट लॉक्ड होता है जिसके पास जैसे ही कूपर जाता है वहाँ की सिक्योरिटी फौरन आ जाती है और उन दोनों को पकड़ के अंदर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कूपर एक जगह अकेला बैठा होता है जहाँ एक रोबोट उससे सवाल करता है कि तुम्हारे मैप पे इस जगह का एड्रेस था, वो तुम्हें कहाँ से मिला? लेकिन कूपर पहले अपनी बेटी के बारे में पूछता है। इतने में डॉक्टर ब्रांड वहाँ आ जाती हैं। कूपर कहता है तुम लोग इस रोबोट का इल्लीगल यूज़ कर रहे हो क्योंकि ये नासा के प्रोग्राम में यूज़ होते थे जो अब सालों से बंद हो चुका है। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं और वहीं उसे मर्फ भी मिल जाती है। इन्हीं के साथ यहाँ प्रोफेसर ब्रांड भी होते हैं। दोस्तों, कूपर आज से 10 साल पहले जब नासा में काम करता था तो वो प्रोफेसर ब्रांड की ही टीम में था। वहाँ उससे वो लोग जोर देकर पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, क्योंकि ये इस दुनिया की सबसे सुरक्षित और खुफिया जगह है। इतने में मर्फ बता देती है कि ग्रेविटी की मदद से हम यहाँ पहुँचे हैं। कूपर बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जाने अनजाने में कहीं अपनी बेटी की जान खतरे में ना डाल दे। लेकिन फिर प्रोफेसर ब्रांड उसे उस जगह के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वो कुछ और नहीं बल्कि नासा का ही वर्क स्टेशन होता है जो लोगों की नज़र में 10 साल पहले बंद हो गया था और कूपर भी इसी के एक मिशन का हिस्सा था जिसमें ये लोग दुनिया के काफ़ी हिस्सों में बॉम्ब गिराकर पॉपुलेशन कम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि बाकी बचे लोग भूख से ना मर जाएं। लेकिन प्रोफेसर ब्रांड ने उसे बॉम्बिंग से रोक लिया था क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई थी यूं इंसानों को मारने से कोई हल नहीं निकलेगा। इससे बेहतर है नासा को खुफिया तरीके से काम करने दिया जाए और अर्थ के बाहर किसी और प्लेनेट पे ज़िंदगी तलाश की जाए। इसलिए वो लोग अब भी ये कर रहे थे और लोगों से छुपा रखा था क्योंकि यहाँ लोगों के पास 2 वक्त खाने को नहीं है तो वो कैसे गवर्नमेंट को इस पे पैसा खर्च करने दे सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि आज से 7 साल पहले गंदम की फसलें बर्बाद हुई, फिर पिछले साल भिंडी की और अब जल्द ही मकई की भी फसलें खत्म हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता खाने से ना सही तो इस मिट्टी के तूफानों के चलते हम ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। फिर कूपर पूछता है तो अब आपका इस दुनिया को बचाने का क्या प्लान है, जिस पे वो कहते हैं कि हम दुनिया को नहीं बचा सकते, हमें इसे छोड़ के जाना होगा। फिर वो अपना एक आखिरी स्पेसशिप जहाज दिखाते हैं जिसका नाम होता है एंड्योरेंस, जिस पे कूपर कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम में आसपास ऐसा कोई प्लेनेट नहीं जहां हम दुनिया बसा सकें और कहीं दूर जाने में सालों लग जाएंगे
और हमारे पास इतना अनाज या सप्लाईज ना होने की वजह से हम रास्ते में ही मर जाएंगे। तो ये प्लान कैसे काम करेगा? जिस पे प्रोफेसर ब्रेंट कहते हैं कि मैं तुम्हें जब तक इसके आगे कुछ नहीं बता सकता जब तक तुम हमारे मिशन के पायलट ना बन जाओ, क्योंकि कूपर हमेशा से एक बेहतरीन पायलट रहा होता है। पहले तो वो नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है आपको पता भी नहीं था 1 घंटे पहले तक मैं जिंदा हूँ या नहीं, तो भी कोई ना कोई तो इस मिशन पे जाता ही। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई पायलट नहीं था, बस उम्मीद थी और उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। अब वो कौन है दोस्तों इस स्टेज पे तो हमें भी नहीं पता चलता। फिर वो कहता है कि उसके बच्चे यहाँ अकेले हैं, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि इनके साथ यहाँ रहकर मरने से अच्छा है इनकी खातिर नई दुनिया ढूंढने जाओ। फिर वो राजी हो जाता है और यहाँ हम इस मिशन के बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं। वहाँ एक टीम मेंबर रोमिली बताता है कि हमें 50 साल पहले ही ग्रेविटेशनल एनोमलीज महसूस होना शुरू हो गई थी। जैसे दोस्तों किसी चीज़ का उस जगह रहने के लिए ग्रेविटी का ज़्यादा फोर्स लगना, जैसे मर्फ्स की बुक खुद नीचे गिर जाती थी क्योंकि उनके कमरे में ग्रेविटी उन बुक्स को खींचती थी अपनी तरफ। यहीं कूपर को याद आता है उसका जहाज भी उसकी वायर्स के साथ ग्रेविटेशनल एनोमली की वजह से क्रैश हुआ था। दोस्तों ग्रेविटेशनल एनोमली मतलब ग्रेविटी की तरफ से किसी भी तरह की छेड़छाड़, यानी कि हमारी आम जिंदगी में किसी भी चीज का अपनी जगह से गिर जाना या निकल जाना ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी उन्हें खींच ले या गिरा दे तो हमें लगता है कि कोई भूत है, कोई प्रेत है, लेकिन दोस्तों ये ग्रेविटी का काम होता है। अगर ग्रेविटी किसी चीज को अपनी तरफ खींचने में ज्यादा फोर्स लगाएगी तो एक भरा हुआ गिलास हो या खाली, वो उसे आराम से अपनी तरफ खींच के जमीन पर गिरा सकती है और इसी को हम ग्रेविटेशनल एनोमलीज कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि इनमें से सबसे खास एनोमली अर्थ के बाहर एक प्लेनेट सैटर्न के पास हुई। वहां एक वर्म होल बना जो आज से 48 साल पहले किसी ने बनाया। माना जाता है कि जिन्होंने भी वो बनाया है वो भी हमें ढूंढ रहे हैं। अब दोस्तों वर्म होल को आसान जबान में समझने के लिए यूं समझें, ये एक पैसेज है या एक रास्ता है जिसके जरिए हम अपने यूनिवर्स से निकलकर किसी दूसरे यूनिवर्स या किसी दूसरे प्लेनेट पे काफी कम वक्त में पहुंच सकते हैं। यूं समझ लें एक जगह नॉर्मल ट्रेन में जाना है और एक जगह बुलेट ट्रेन में, और बुलेट ट्रेन का काम करता है वर्म होल जिसे वहां किसी ने बनाया था दुनिया के इंसानों को सिग्नल देने के लिए। फिर हम जानते हैं लज़ेरस मिशन के बारे में, जिसमें इन्होंने आज से 10 साल पहले 12 साइंटिस्ट की टीम को 12 अलग अलग स्पेसशिप लेकर भेजा था इसी वर्म होल के जरिए, क्योंकि इन्हें मालूम हुआ था वो वर्म होल इन्हें एक और गैलेक्सी में ले जाएगा जहां अर्थ के अलावा भी ब्लैक होल के पास ऐसे 12 प्लैनेट्स हैं जहां जिंदगी बसाना मुमकिन है। उनका मिशन था कि वो वहां जाकर सिग्नल देंगे जहां दुनिया बसाना पॉसिबल हुआ और फिर गहरी नींद सो जाएंगे जब तक उन्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आता। क्योंकि दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो ग्रेविटी को बिल्कुल खत्म कर देती है, जिसकी वजह से टाइम बहुत स्लो हो जाता है। यानी ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो चीजों को इतना स्लो कर देती है। इसी वजह से उसके अंदर या उसके आसपास अतराफ में कोई प्लेनेट हो तो वहाँ टाइम इतना स्लो गुजरता है कि हमारी ज़मीन पर, हमारी दुनिया में सालों गुजर जाएंगे। तो अगर इसी तरह वो 2 घंटे भी सोते तो दुनिया वालों के पास कहीं साल होते उन्हें जाकर बचाने के लिए। इस टीम के लीडर थे डॉक्टर मैन, लेकिन उन 12 में से सिर्फ 3 जगह से पॉजिटिव सिग्नल आए, जहां अब ये लोग कूपर और उसके साथ टीम को भेजकर चेक करना चाहते हैं कि क्या वहां इंसानों का रहना संभव है या नहीं। जब नई दुनिया मिल जाएगी तो इनके पास 2 प्लान हैं। प्लान ए जिसमें ये लोग जिस जगह बैठे हैं वो पूरी जगह एक स्पेसशिप है और इसी में दुनिया के तमाम लोगों को लेकर इस दुनिया को छोड़ के उड़ जाना, लेकिन दुनिया के लोगों को बिठाने के लिए प्रॉब्लम है ग्रेविटी जो सबको नीचे खींच लेगी, और इसीलिए ये लोग एक एंटी ग्रेविटी थ्योरी पे काम कर रहे होते हैं कि ग्रेविटी का प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व हो जाए तो ये लोगों का प्लान काम कर जाएगा, और अगर नहीं तो प्लान बी जिसमें इस दुनिया के लोगों को मरने के लिए छोड़ देना होगा और ये लोग 5000 ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग्स अपने साथ ले जाएंगे जिससे वहां नए लोगों को पैदा करेंगे और कुछ ही सालों में कुछ इंसान और फिर इंसान से इंसान बढ़ते जाएंगे। लेकिन कूपर कहता है इंसानों को मरने कैसे दे सकते हैं, यहाँ मेरे बच्चे और सब लोग भी हैं। तो प्रोफेसर कहते हैं कि इसीलिए हम भी चाहते हैं प्लान ए काम करे
और वो वादा करते हैं कि तुम जाओ नई दुनिया ढूंढो जब तक मैं ये ग्रेविटी का मसला भी हल कर लूँगा। कूपर राज़ी होता है और फिर ये लोग घर आ जाते हैं, जिस पे मर्फ बहुत नाराज़ होती है क्योंकि कूपर को वो जाने देना नहीं चाहती। अब यहाँ आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि ये कोई छोटी मोटी ट्रिप पे जाना तो है नहीं, इस दुनिया को छोड़ के यूनिवर्स से भी बाहर किसी दूसरी गैलेक्सी में जाने की बात है। यहाँ कूपर इमोशनल होकर अपनी बेटी मर्फ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसे ये नहीं बता सकता था कि अभी दुनिया ख़त्म होने वाली है या वो मर जाएंगे, क्योंकि ये सब जानने के लिए वो अभी काफ़ी छोटी थी। इसीलिए वो उससे कहता है कि मेरा जाना ज़रूरी है, और फिर जाने से पहले वो उसे एक घड़ी देता है जिसमें वो कहता है कि जब मैं आऊँगा तो हम दोनों अपना वक्त कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो उसे ये भी बता देता है कि शायद जब तक मैं आऊँ तुम मेरी उम्र की होगी और हम दोनों सेम उम्र के होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ दुनिया के 1 साल या 2 साल या 3 साल वहाँ यूनिवर्स में कुछ ही घंटे के बराबर होते हैं। यहाँ मर्फ और भी गुस्सा हो जाती है कि कूपर खुद भी नहीं जानता वो कब वापस आएगा, इसीलिए वो वापस आने का वादा तो कर देता है, फिर वो कमरे से बाहर चले जाता है और मर्फ रोती रह जाती है। फिर उसके फादर इन लॉ भी उससे मिलते हैं और वो पूछते हैं क्या क्या तुम्हारा जाना वाकई ज़रूरी है, जिस पे वो कहता है कि हाँ आप लोगों की खातिर जाना पड़ेगा, इंसानों का इस धरती पे जन्म हुआ है लेकिन वो यहाँ मर नहीं सकते। फिर वो टॉम को घर की जिम्मेदारी सौंपकर उनके आखिरी जहाज एंड्योरेंस में आखिरी उम्मीद के साथ निकल जाता है अपने मिशन की तरफ। यहाँ कूपर के साथ डॉक्टर ब्रांड भी होती हैं और 2 टीम मेंबर रोमिली और डॉक्टर डॉयल भी होते हैं। ये लोग अपना सफ़र सैटर्न की तरफ शुरू कर चुके होते हैं और तकरीबन 2 सालों में वहां पहुंचने की उम्मीद होती है। इनके पास जो 3 पॉसिबल प्लैनेट्स हैं उनमें से एक होता है लॉरा मिलर का, एक वुल्फ एडमंड्स का और एक डॉक्टर मैन, जो कि इस टीम के लीडर भी थे। सफ़र के दौरान कूपर अपनी फैमिली से वीडियो मैसेजेस के ज़रिए बात भी करने की कोशिश करता रहता है। प्रोफेसर ब्रांड उसका मैसेज फैमिली तक पहुंचाते हैं लेकिन मर्फ बहुत नाराज़ होती है और वो कोई बात नहीं करती, लेकिन टॉम और उसके फादर इन लॉ उससे बात करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं इस मूवी में भी वर्म होल को डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो तो यूं सीधा वक्त लगेगा, पर अगर हम उस जगह के दोनों कोने पकड़ें और जोड़ दें और उसके बीच से आर पार निकल जाएं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बस ऐसा ही है। फिर ये लोग वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करते हैं और कुछ ही देर में तेज़ रफ्तार से दूसरी गैलेक्सी पहुंच जाते हैं जहां सबसे करीब लॉरा मिलर का प्लेनेट था। पर वहां पहुंचने में सबसे बड़ा मसला ये था कि वो एक ब्लैक होल के पास था और इस ब्लैक होल का नाम इन लोगों ने गारगेंचुआ रखा होता है। अब इस ब्लैक होल में प्रॉब्लम ये होती है कि उस प्लेनेट पे गुजरा 1 घंटा हमारी दुनिया के 7 साल होते हैं और उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए उन्हें ब्लैक होल के पास से भी ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसमें अलग टाइम जाएगा। पर फिर कूपर बेस्ट पायलट होने का सबूत देता है और ब्लैक होल के पास से नहीं उसके ऊपर से जहाज उड़ा लेता है, लेकिन प्लेनेट पे पहुंचने के बाद 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि यहाँ के 1 सेकंड भी हमारी दुनिया के कहीं महीने थे। इनका प्लान था वहां जाएंगे, डॉक्टर मिलर से डेटा और सबूत लेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन कोई एक शख्स इस प्लेनेट से कहीं दूर जहां इनकी स्पेसशिप एंड्योरेंस पार्क की थी, इन्होंने उसमें रुकेगा। दोस्तों, ये लोग सिर्फ उस स्पेसशिप के एक छोटे जहाज में ट्रेवल करने वाले थे, तो इनमें से रोमिली अकेला उस शिप में रुकने को राजी हो जाता है और ब्लैक होल पे स्टडी करने को कहता है। बाकी 3 लोग निकल जाते हैं मिलर के प्लेनेट की तरफ, लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने पर सिर्फ पानी ही पानी होता है। ये लोग अपने जहाज से उतरते हैं और जिस तरफ से सिग्नल आ रहे थे उस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों इनके पैरों में सिवाय पानी के दूर दूर तक कुछ नहीं होता। फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर से डॉक्टर मिलर के जहाज के पार्ट्स मिलना शुरू होते हैं और इन्हें दूर से जो इस दुनिया के पहाड़ लग रहे थे वो पानी की ऊंची ऊंची लहरें मालूम होती हैं और यहाँ पता चलता है कि ये पानी का सैलाब है जो इस पूरे प्लेनेट पे आ चुका है, जिसमें डूब के डॉक्टर मिलर भी मर गई हैं
और उनका जहाज भी तबाह हो चुका था। इतने में ये लोग उस तूफान से बचने के लिए वापस जहाज की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर ब्रैंड को मिलर का डेटा मिल जाता है और वो उस डेटा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक पार्ट के नीचे उसका पैर फंस जाता है और वो गिर जाती है। अब दोस्तों, क्योंकि ये ब्लैक होल के पास था, यहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग थी कि एक बार इंसान अगर गिर जाए तो उसे उठने में मानो इतनी ताकत चाहिए जैसे उसके ऊपर दो लोग बैठे हों। इसलिए वो उठ नहीं पाती और उन लोगों को उसके बगैर ही वहां से जाने का कहती है। पर डॉक्टर डॉयल इतने में उनके एक रोबोट टार्स को उसे बचाने भेजते हैं। वो डॉक्टर ब्रैंड को तो वापसी ले आता है, लेकिन जब तक लहरें बहुत करीब आ चुकी थी और जहाज में वापसी बैठते वक्त डॉक्टर डॉयल लहरों का शिकार होकर उस तूफान में बह जाते हैं और यहाँ शिप के दरवाजे बंद करते वक्त उसमें भी अच्छा खासा पानी आ चुका होता है। अब कूपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो ब्रैंड को आवाजें दे रहा था कि छोड़ दो डेटा और आ जाओ, पर उसकी एक गलती की वजह से इतना ही नहीं हुआ कि डॉयल मर गया, वो तो बेचारा मर ही गया, पर ये लोग भी जिंदा रहकर खास नहीं बचे क्योंकि इनका नुकसान तो अब सुने दोस्तों, ये जहाज जिसमें ये लोग आए हैं अब नहीं उड़ सकता क्योंकि इसमें पानी बहुत भर गया था और पानी निकलने में कम से कम 1 घंटा लगना था। अब आपको याद होगा यहाँ का 1 घंटा मतलब दुनिया के कई साल, पर वो लोग मजबूर होते हैं और वहीं फंस जाते हैं। अब कूपर को अच्छे से अंदाजा हो गया था, चाहे वो चिल्लाए चीखे या कुछ भी कर ले, जिंदगी की सबसे कीमती चीज जो कि वक्त है वो तो उसका अब गुजरेगा ही। यहाँ वो फंसकर 1 घंटा गुजारेगा और नीचे जमीन पर उन लोगों के कई साल बीत जाएंगे। फिर कूपर पूछता है कि अगर मिलर मर चुकी है तो आज भी उसके जहाज के पार्ट्स, डेटा, ये सब सलामत कैसे है? तो वो बताती है कि यहाँ के टाइम की वजह से। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि मिलर के प्लेनेट से पिछले 3 सालों से कोई सिग्नल नहीं आया था, जैसे बाकी 2 प्लेनेट से जो डॉक्टर मैन और एडमंड के हैं वहां से आज भी सिग्नल आते हैं, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, यही सबसे करीबी था। और डॉक्टर मिलर भी पिछले 7 सालों से तो पॉजिटिव सिग्नल भेज ही रही थी, पर अब हमें मालूम हुआ कि वो 3 साल पहले ही मर चुकी हैं। पर आज भी इसलिए ये मशीन्स काम कर रही हैं क्योंकि 3 साल पहले जब ये हादसा हुआ डॉक्टर मिलर के साथ और जब वो 10 साल पहले इस मिशन पे आई तो वो हमारी दुनिया के हिसाब से तो 10 ही साल पहले आई हैं और 7 साल बाद मर भी गई हैं, पर इस प्लेनेट के हिसाब से तो वो कुछ ही घंटों पहले यहाँ आई और शायद इनके पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले मरी हैं, क्योंकि इनके कुछ मिनट इस प्लेनेट पे मतलब 3 साल हमारी दुनिया के, जब भी सिग्नल्स अब तक आ रहे थे और डेटा भी सही सलामत था। अब 1 घंटे बाद तूफान की एक और लहर आ रही होती है, जिससे बचने के लिए ये लोग इंजन्स ऑन करके बहुत ही तेज रफ्तार में वहां से भाग निकलते हैं। पर दोस्तों, अब आता है इस मूवी का धांसू सीन। जब ये लोग स्पेस में वापस अपना जहाज लेकर रोमिली के पास आते हैं तो वो अब बूढ़ा हो चुका होता है। वो वहां अकेला, ना किसी दुनिया में ना किसी प्लेनेट पे, बल्कि गैलेक्सी में तारों के बीच एक स्पेसशिप में इनका पिछले 23 साल 8 महीनों से इंतजार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना, इनको पता था ब्रैंड की गलती की वजह से अब इस प्लेनेट पे बिताया हुआ कुछ समय इन पे कितना भारी पड़ेगा। रोमिली कहता है, मैं तो उम्मीद भी छोड़ चुका था, मुझे नहीं पता था तुम लोग वापस भी आओगे। यहाँ वो बताता है कि मैंने काफी कुछ स्टडी किया ब्लैक होल के बारे में, स्पेस के बारे में, इन सालों में काफी रिसर्च की और डेटा कलेक्ट किया, पर एक भी मैसेज यहाँ से हमारी दुनिया में नहीं भेज पाया क्योंकि शायद यहाँ से अर्थ पे कांटेक्ट करना मुमकिन नहीं किसी वजह से। लेकिन हैरत यह है कि उनके मैसेजेस हमें लगातार रिसीव हुए हैं। यहाँ कूपर का इमोशनल सीन आता है जब वो अपने बच्चों के 23 साल पुराने मैसेजेस देखता है। टॉम को स्कूल में एक लड़की पसंद आई थी, जब से लेकर आज उसका एक बच्चा हो चुका होता है, पर वो उम्मीद के साथ आज भी अपने फादर को मैसेजेस भेज रहा था। और यहाँ ये भी मालूम होता है कि अब उसके फादर इन लॉ की भी डेथ हो चुकी है। कूपर की बेटी मर्फ ने तो इतने सालों में नाराजगी की वजह से कोई मैसेज नहीं भेजा होता, पर उसका रिसेंटली एक मैसेज आया होता है जिसमें वो बताती है कि वो अब उसके फादर के उम्र की हो गई है, जिस उम्र में कूपर घर से गया था। आपको याद होगा उसने मर्फ से कहा था कि मैं जब आऊंगा शायद तुम मेरी उम्र की होगी, इसीलिए मर्फ को इस साल अपनी बर्थडे पे कूपर की बहुत याद आती है और वो उसे पहली बार मैसेज भेजने नासा आती है, जहां हम देखते हैं प्रोफेसर ब्रैंड ग्रेविटी वाली थ्योरी में फेल हो गए हैं और कई हजार कोशिशों के बाद भी प्लान ए का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन प्रोफेसर को ये पूरा यकीन होता है कि वो लोग अब
भी जिंदा हैं और किसी वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। दोस्तों, कितनी हैरत की बात है, यहाँ 10 साल की मर्फ को छोड़ के गया था कूपर और उसने सिर्फ कुछ घंटे बिताए और यहाँ दुनिया ही बदल गई। दुनिया तो छोड़ें दोस्तों, उनका ही अपना टीम मेंबर बस कुछ ही दूरी पर एक स्पेसशिप में बूढ़ा हो गया, बस क्योंकि वो ब्लैक होल की रेंज से बाहर था। दूसरी तरफ अब स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं होता कि ये लोग बाकी के 2 प्लैनेट्स पे जा पाएं, इसीलिए किसी एक पे जाने का फैसला करना होता है। अब ब्रांड एडमंड के प्लैनेट का कहती है क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं और वो एडमंड से प्यार भी करती थी, पर कूपर कहता है डॉक्टर मैन सब में बेस्ट थे और वो आज भी सिग्नल भेज रहे हैं, तो हम वहीं जाएंगे। और रोमिली भी कूपर की बात से एग्री करता है, इसीलिए वो लोग वहां के लिए निकल जाते हैं, जिसपे ब्रांड बहुत दुखी होती है और कूपर पे गुस्सा भी। दूसरी तरफ नीचे जमीन पर प्रोफेसर ब्रांड हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मर्फ को बुलाते हैं और उसे एक कड़वा सच बताते हैं। दोस्तों, दरअसल ये इक्वेशन या ये ग्रेविटी थ्योरी जिसपे प्रोफेसर पिछले 40 सालों से काम कर रहे थे, ये सब झूठ था। प्रोफेसर को शुरू से पता था कि दुनिया भर के लोगों को अर्थ से बाहर किसी और प्लेनेट पे ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। मर्फ प्रोफेसर से पूछती है कि क्या ये बात मेरे पिता को पता है। इससे पहले वो इस बात का जवाब दे पाते, प्रोफेसर की मौत हो जाती है। फिर मर्फ एक मैसेज भेजती है जिसमें वो प्रोफेसर की मौत का जिक्र भी करती है और वो डॉक्टर ब्रांड को ब्लेम भी करती है कि उसे भी पता था ये सब, और साथ ही में कूपर से भी एक सवाल करती है कि डैड, क्या आपको पता था ये सब और आप हमें जानबूझ के मरने के लिए छोड़ गए हैं। यहाँ ये लोग डॉक्टर मैन के प्लेनेट के लिए निकल चुके थे और फिर इनका रोबोट वो मैसेज देखकर इनके साथ आए एक और रोबोट को वो फॉरवर्ड कर देता है। फिर हम देखते हैं ये लोग डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर पहुंचकर उन्हें नींद से जगाते हैं और फिर डॉक्टर मैन इन्हें बताते हैं कि वो सालों से यहीं अकेले थे और उम्मीद खो बैठे थे कि अब वो दोबारा कभी किसी इंसान को देख भी पाएंगे या नहीं। कि इतने में वो रोबोट वो मैसेज प्ले करता है और जैसे ही ये लोग मैसेज देखते हैं, इन्हें मालूम होता है कि प्रोफेसर ने कूपर से झूठ बोला था ताकि वो पायलट बनने को मान जाए। यहाँ तक कि अपनी बेटी डॉक्टर ब्रांड को भी नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर मैन ये बात जानते थे और वो कहते हैं बस हम ही लोग फ्यूचर हैं। प्लान ए था ही नहीं, बस प्लान बी ही था और इनके पास इस स्पेसशिप में वो फर्टिलाइज्ड एग भी होते हैं। डॉक्टर ब्रांड और कूपर सुन के पागल हो जाते हैं कि प्रोफेसर ने इतना बड़ा झूठ बोला। एक तरफ डॉक्टर मैन के प्लेनेट पे इन्हें दुनिया बसाने की उम्मीद मिलती है, तो एक तरफ पुरानी दुनिया खोने का दुख। डॉक्टर मैन के प्लेनेट पे बस ठंड बहुत होती है, यहाँ का एक दिन 67 घंटे का होता है, यानी 67 आवर्स, और रात भी 67 आवर्स की होती है। कूपर डॉक्टर ब्रांड से कहता है कि बस मुझे घर जाने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मर्फ अब फैसला करती है इस दुनिया को बचाने का, उसी ग्रेविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसकी प्रोफेसर को उम्मीद ही नहीं थी, जिस पे वो शुरू से ही हार मान बैठे थे। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की हालत और भी बदतर हो गई है और लोग अपने घर बार छोड़कर बस कहीं ना कहीं सरवाइव करने के लिए भाग रहे होते हैं। इतने में कूपर उस प्लेनेट पे बस अपने मिशन को पूरा करके घर वापसी जाने वाला होता है। वो डॉक्टर मैन के साथ उस जगह का डेटा कलेक्ट करने निकलता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर मैन उसको धक्का देकर उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं और उसे खाई से नीचे फेंक देते हैं। और यहाँ डॉक्टर मैन की असलियत पता चलती है कि इस प्लेनेट पे दुनिया बसाना मुमकिन ही नहीं, और जिस दिन डॉक्टर मैन यहाँ आए उन्हें उसी दिन ये बात पता चल गई थी। लेकिन वो एक बुज़दिल डरपोक इंसान निकला जिसने लोगों को गलत मैसेजेस भेजे, जानबूझकर डेटा भेजा, सिग्नल्स भेजे, सब झूठ, ताकि कोई किसी दिन उसकी जान बचाने यहाँ आ सके। और अब वो स्पेसशिप डॉक्टर मैन को चाहिए होता है क्योंकि उन्हें अब भी नई दुनिया ढूंढने किसी और प्लेनेट पे जाना होता है और इसीलिए वो कूपर को उसे वापस नहीं ले जाने देना चाहते। यहाँ इनकी फाइट चल रही होती है कि इतने में हम नीचे देखते हैं मर्फ अपने उसी ग्रेविटी वाले कमरे में सालों बाद दुनिया को बचाने के लिए ग्रेविटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ आती है। पर जब वो डॉक्टर टॉम की फैमिली का चेकअप करता है तो वो कहता है कि इनकी हालत यहाँ की मिट्टी से बहुत बुरी है और इन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, जिस पे टॉम आकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी माँ और उनके फादर जिन्होंने इन्हें पाला वो वहीं दफन हैं। जहाँ हमें ये भी मालूम होता है कि टॉम का एक बच्चा पहले मर चुका है इसी धूल और बीमारी की वजह से। खैर वो काफी देर समझाने के बाद भी नहीं मानता और मर्फ को घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मैन कूपर का ऑक्सीजन मास्क छीन कर भाग जाते हैं। किसी तरह कूपर डॉक्टर ब्रांड को मदद के लिए बुलाता है और वो उसे बचाने आ जाती है।
है और टाइम पे कूपर बच जाता है। यहाँ रोमिली डॉक्टर मैन के बिछाए एक ट्रैप का शिकार हो जाता है और एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में मारा जाता है। डॉक्टर मैन इनका एक जहाज लेकर भाग जाते हैं, लेकिन कूपर और ब्रैंड भी दूसरे जहाज में उनका पीछा कर रहे होते हैं। डॉक्टर मैन अपने जहाज को उसी एंड्योरेंस स्पेसशिप से जोड़कर जल्दी भागना चाहते हैं, पर वो कूपर जैसे पायलट तो थे नहीं, इसीलिए वो जहाज को स्पेसशिप से सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाते और ऐसे ही लूज छोड़कर स्पेसशिप में जाने का दरवाजा खोल देते हैं। कूपर और डॉक्टर ब्रैंड रेडियो के जरिए लगातार उन्हें वार्न कर रहे थे कि ऐसा मत करें, खतरा है इसमें, लेकिन वो एक नहीं सुनते और दरवाजा खोल देते हैं, जिससे दोस्तों एयर डिप्रेशराइज्ड हो जाती है और जहाज पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें डॉक्टर मैन मारे जाते हैं और साथ ही इनकी स्पेसशिप को भी नुकसान पहुंचता है। पर कूपर फिर से अपने बेस्ट होने का सबूत देता है और उसी घूमती हुई स्पेसशिप में अपना जहाज जोड़ लेता है। लेकिन मसले यहाँ खत्म नहीं हुए दोस्तों, इनका रोबोट इन्हें बताता है कि हमारा शिप गार्गेंचुआ की तरफ जा रहा है, यानी वही ब्लैक होल। अब इनके पास फ्यूल की कमी तो होती ही है, ऊपर से शिप भी डैमेज हो चुकी थी और डैमेज की वजह से शिप का नेविगेशन हब भी खराब हो गया था, जिसकी वजह से अर्थ पे वापस नहीं जा सकते थे। मशीन को रास्ता ही मालूम ना था, तो कूपर एक सख्त फैसला करता है ब्लैक होल से गुजरने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम ब्लैक होल से गुजरते हैं तो उसकी ग्रेविटी पावर इंतहाई ज्यादा होने की वजह से वक्त बहुत धीमे गुजरता है, जिसकी वजह से फ्यूल डैमेज सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा और ये लोग एडमंड के प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जहां ब्लैक होल के पास वाले एक प्लेनेट पे 1 घंटा हमारी जमीन के 7 साल के बराबर था, अब सोचें ब्लैक होल के अंदर कितना धीमे होगा। लेकिन कूपर जानता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, भले ही उसके बच्चे बूढ़े हो जाएं, पर वो मिल तो पाएगा, वापस आने का वादा तो निभा पाएगा, बजाय इसके कि यहीं मर जाएं। खैर, जाने के लिए तो इनको अपना वजन भी कम करना पड़ता है, तो ये लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, जो आम जबान में कहता है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, यानी वजन कम हो जाएगा तो ग्रेविटी कम खींचेगी, जिसकी वजह से थोड़ी तो रफ्तार बनी रहेगी और ये लोग ब्लैक होल में फंसने से बच जाएंगे। जैसे दोस्तों, हम अगर 10वें माले से यानी 10th फ्लोर से एक पेपर नीचे फेंकें तो वो कितनी आराम से लहराता हुआ उड़ता हुआ नीचे गिरेगा, पर इसी जगह अगर एक पत्थर फेंकें तो वो सीधा कुछ सेकंड्स में नीचे जा गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसे ज्यादा ताकत से खींचेगी। इसीलिए कूपर अपने स्पेसशिप को ब्लैक होल से आसानी से गुजारने के लिए अपने साथ अटैच्ड जहाज को अलग कर देता है, जिसमें वो उनके रोबोट टार्स को भी वहीं छोड़ देता है, इस उम्मीद में कि अगर टार्स सही सलामत सरवाइव कर गया ब्लैक होल में तो वो अर्थ पे लोगों को क्वांटम डेटा भेज पाएगा। अब इस डेटा की मदद से अर्थ पे लोगों को ब्लैक होल की ग्रेविटी समझने में मदद मिलेगी और फिर शायद वो लोग कोई सॉल्यूशन ढूंढकर बाकी लोगों को भी इसके अंदर से सेफली गुजार पाएंगे। ये लोग कुछ ही दूर चले होते हैं कि इतने में ब्लैक होल में 51 साल का टाइम गुजर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल में कुछ पल बिताने पर जमीन पे 51 ईयर्स गुजर गए। अब यहाँ ब्रैंड को बिना बताए एंड टाइम पे कूपर अपना जहाज भी अलग कर देता है, ताकि ब्रैंड स्पेसशिप के साथ इजीली एडमंड के प्लेनेट पे पहुंच पाए। ब्रैंड बहुत इमोशनल होती है, लेकिन कूपर को ये करना पड़ा, वरना ग्रेविटी दोनों को वहां से नहीं निकलने देती। फिर कुछ देर में हम देखते हैं कूपर का जहाज ग्रेविटी की वजह से उड़ नहीं पाता और क्रैश हो जाता है, पर इससे पहले कूपर ने अपनी सीट को इजेक्ट कर लिया होता है और वो किसी तरह के पैसेज या टनल से होता हुआ एक 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में आ जाता है, मानो एक ऐसी जगह जहां से हम पास्ट को देख सकते हैं, एक स्क्वायर की तरह हमारे चारों तरफ, पर इसकी 6 साइड्स होती हैं, हर तरफ बस हमारा पास्ट, और वो पास्ट होता है मर्फ के कमरे का जहां से कूपर आया था। वहां आके कूपर को समझ आता है कि मर्फ की किताबों का गिरना और उसे जिस भूत का महसूस होता था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए उन्हें चीजें साफ दिखाई देती हैं। मर्फ बचपन में सही कहती थी, उसके डैड ही उसके भूत थे, क्योंकि इस जगह से हम पास्ट देख सकते हैं पर बात नहीं कर सकते। कूपर का मानना था ये फ्यूचर के इंसानों ने बनाया है ताकि हम यहाँ से अर्थ पे फंसे लोगों को मैसेज भेजकर बचा सकें। अब यहाँ से बात तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो डायमेंशंस को पार करके पास्ट में जा सकती है। इसीलिए कूपर ने ही वो तूफान में आई मिट्टी से वो कोड जमीन पर लिखा था। मतलब दोस्तों, कूपर को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कूपर था, पर फ्यूचर के इंसानों ने दुनिया बचाने के लिए कूपर को नहीं बल्कि मर्फ को चुना।
होना होता है, इसीलिए ये उसका कमरा था। कूपर तो बस एक जरिया था ताकि वो यहाँ आके ये सब समझ के मर्फ को मैसेज भेज सके और फिर वो टार्स से गारगेंचुआ यानी ब्लैक होल का डेटा लेकर मोर्स कोड में ट्रांसफर करता है और उसे मर्फ को दी हुई घड़ी जो उसने निकलने से पहले दी थी उसके कांटों में सेट कर देता है। मोर्स कोड भी दोस्तों एक डेटा ट्रांसफर की भाषा है, जैसे बाइनरी कोड। यानी दोस्तों कूपर ने फिर से पास्ट में जाकर वो सब खुद बनाया था और जो सीन हम मूवी के शुरू में देख रहे थे वो कूपर और मर्फ का पास्ट था, जिसे कूपर ही सालों आगे फ्यूचर में आके यहाँ से देख रहा था। पर इनको मालूम था कि मर्फ को वो डेटा समझ आने में सालों लग जाएंगे और इसीलिए जैसे ही वो ब्लैक होल में होते हैं, अब मर्फ भी बड़ी हो चुकी थी और अब हम प्रेजेंट टाइम देख रहे थे जब वो अपने घर वापस आती है और सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि अब वो भी एक नासा की टीम मेंबर थी। उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसके बचपन का भूत कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही फादर थे। और फिर कुछ ही देर में उसकी नजर उसके फादर की दी हुई घड़ी पर पड़ती है और वो घड़ी लेकर काफी देर उसे समझने के बाद वो कोड समझ जाती है और जैसे ही वो कोड समझती है, यहाँ हम देखते हैं वो 4 डायमेंशनल दुनिया जहाँ कूपर और टार्स थे वो बंद होने लगती है। अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है और किसी चीज में मानो वो लोग घूम जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कूपर की आंख किसी हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि वो दिखता तो यंग है लेकिन उसकी उम्र वक्त के हिसाब से 124 साल हो गई है, क्योंकि दोस्तों वो तो होनी ही थी। वो एक जिंदगी जीकर फिर पास्ट में गया, फिर दोबारा वो गुजरी और ना जाने कितने साल उसने ब्लैक होल में गुजारे। तो 124 साल कुछ भी नहीं और वो अब कूपर्स स्टेशन पे होता है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये कूपर स्टेशन मर्फ कूपर के नाम पे बना होता है और ये मर्फ की बनाई स्पेसशिप होती है जिसमें अब पूरी दुनिया बसती है, जैसे हॉस्पिटल, घर वगैरह सब कुछ। और यहाँ हमें मालूम होता है कि मर्फ को वो कोड समझ आने के बाद उसने ग्रेविटी का मसला हल करके सारी दुनिया के लोगों को बचा लिया था और वो यूनिवर्स में कहीं सैटर्न प्लेनेट के आसपास घूम रहे थे। कोई नई दुनिया तो नहीं मिली इन्हें, पर ग्रेविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करके ये लोग सबको लेके हवा में उड़ पाए और अपनी ही अलग दुनिया बना पाए। फिर कूपर अपना घर देखता है, मर्फ ने उसी शहर में उसका घर वैसा का वैसा ही बनाया होता है जैसा पहले था, बस इस बार मिट्टी नहीं होती। और हम टार्स को भी देखते हैं जो अब शट डाउन हो गया था पावर खराब होने की वजह से। और दोस्तों इनकी दुनिया एक स्पेसशिप में होती है तो वो पूरी सर्कल में होती है, यानी मान लो एक रोल बनी हुई दुनिया, पर यहाँ कुछ गिरता नहीं है क्योंकि इन्होंने ग्रेविटी का सॉल्यूशन निकाल लिया था। फिर कुछ दिन बाद कूपर मर्फ से मिलता है जो अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि किसी ने उस पर यकीन नहीं किया कि वो उसके फादर की मदद से दुनिया को बचा पाई, बल्कि सबको लगा मर्फ ने ये अकेले ही किया है, जबकि वो डेटा भेजने वाला कूपर ही था, वरना ये सब हो ही ना पाता। और यहीं हम ये भी जानते हैं कि मूवी के शुरुआत में जो बूढ़ी औरत इंटरव्यू दे रही थी अपने फादर के बारे में वो कोई और नहीं मर्फ ही थी। लेकिन फिर मर्फ कहती है मैं तो आखिरी कुछ दिनों की मेहमान हूँ और मेरे पास मेरी दुनिया है, यानी मेरे बच्चे, उनके बच्चे, सब लोग, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे वो पूछता है कि कहाँ जाऊँ, तो वो कहती है ब्रांड के पास। फिर हम देखते हैं वो टार्स को रिपेयर करके एक जहाज लेके निकल पड़ता है ब्रांड की तरफ। दोस्तों दरअसल ब्रांड एडमंड के प्लेनेट पे पहुंच चुकी होती है अपनी एंड्योरेंस स्पेसशिप के साथ, पर अफसोस के साथ अब वहाँ एडमंड, उसका प्यार, उसका पार्टनर मर चुका था। वो उसे दफनाने के बाद वहीं प्लान बी के साथ दुनिया बसाने की सोचती है, क्योंकि एडमंड का प्लेनेट सही था पर उसके पास पहुंचने से पहले वो मर गया। और यही मूवी एंड हो जाती है, जिसका मतलब अब कूपर और ब्रांड एडमंड के प्लेनेट पे दुनिया बनाएंगे। वहाँ मर्फ ने प्लान ए कामयाब कर लिया, यहाँ कूपर प्लान बी कामयाब करेगा। दोस्तों आज तक ना कभी हुई, ना लगता है आगे कभी होगी इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन किसी भी मूवी की। पर ये एक वेल डिजर्व साइंस फिक्शन मूवी है जिसे एक्सप्लेन करना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन यही इस मूवी को इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाती है। ऐसे ही ये टॉप लिस्ट में नहीं आती। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।